पर देव अब गुस्से में बोला, यही आखिरी फैसला है मेरा। मंजीत, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू एक बार फिर पीछे नहीं हट सकता। देव गुस्से में आ गया। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अपने मेरे हाथों से फिसल कर चले जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी के लायक नहीं। कहते हुए वह कबीर के कमरे में चला गया। रोहन और मंजीत ने उसे कई बार पुकारा, पर वह नहीं रुका। रोहन ने मंजीत की तरफ देखा। अब क्या होगा भाई? मंजीत गुमसुम सा बोला, यह सगाई तो होनी चाहिए। कबीर की यही इच्छा थी और मौली भाभी एक बार फिर यह सब सहन नहीं कर पाएंगी। पता नहीं ऋषभ कहाँ है। रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, कहीं देव भाई का डर सही तो नहीं है? मंजीत अब शांत सा रोहन को देखने लगा। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। तारा और मौली कमरे में एक साथ बैठे हुए थे। मौली, तारा यार मुझे अजीब सा डर लग रहा है। इस बार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तारा मुस्कुराकर, नहीं कुछ नहीं होगा, यह सगाई जरूर होगी। मौली, यह ऋषभ भी अभी तक नहीं आया। काफ़ी लेट हो गया। 2 ही घंटे बचे हैं सगाई में। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तारा, लंबा सफ़र है, रुक गया होगा कहीं। तो रुक, मैं पूछ कर आती हूँ देव से। तारा कमरे से बाहर आई और देव को ढूंढने लगी। उसकी नज़र एक और चुपचाप खड़े मंजीत और रोहन पर गई। वह उनके पास आई। देव कहाँ है? रोहन, भाई कमरे में गए हैं। तारा, अच्छा मंजीत, यह ऋषभ अभी तक क्यों नहीं आया? मौली पूछ रही है कि कब तक आ जाएगा। मंजीत, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूँगा। तारा, ठीक है, तुम्हारे कमरे में देव का सूट है, उसे ले जाकर देव को दे देना और कह देना कि तैयार हो जाए। मंजीत, हाँ। तारा ने देखा कि दोनों परेशान से खड़े हुए हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मंजीत, हाँ सब ठीक है। तारा, कुछ बताओगे भी? रोहन, भाभी कुछ छिपा नहीं रहे। तारा, क्या ठीक है? तुम दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कोई बड़ी परेशानी है। मंजीत, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तारा, अब तुम मुझसे भी बातें छिपाने लगे। मंजीत उदास सा बोला, तारा एक गड़बड़ हो गई है। दरअसल ऋषभ के फ़ोन की रिंग तो जा रही है, पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा। तारा, हो सकता है कि कहीं इधर उधर चला गया हो और फ़ोन गाड़ी में ही रखा हो। थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लेना, उठा लेगा। रोहन, यही तो परेशानी है भाभी। 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, पर ऋषभ भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यह सुनकर अब तो तारा भी परेशान हो गई कि ऐसे कैसे नहीं उठा रहा फ़ोन। तारा ने अपने फ़ोन से ऋषभ को 2-3 बार फ़ोन किया, पर कोई जवाब नहीं था। मंजीत, यही तो समझ नहीं आ रहा कि जब आखिरी बार बात हुई थी तब कह रहा था कि 3 घंटे के अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब तो 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, फिर अब तक क्यों नहीं आया? तभी पीछे से राधा माँ वहाँ आई। क्या कह रहे हो तुम लोग? मंजीत, तारा और रोहन उन्हें वहाँ देखकर चौंक गए। माँ, ऋषभ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वह ठीक तो है ना? रोहन, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। ऋषभ भाई ऐसे मौके पर कोई शरारत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सगाई कितनी ज़रूरी है। माँ की आंखें नम हो चलीं। पता नहीं कहाँ रह गया। देव, देव कहाँ है? मंजीत, वो गुस्से में कमरे में जा बैठा है। उसने कहा है कि अगर सगाई के समय तक ऋषभ नहीं आया तो वो सगाई नहीं करेगा। मन ही मन बहुत घबराया हुआ है। माँ, मैं बात करती हूँ उससे। ऋषभ आ जाएगा, लेकिन सगाई तोड़ना भी सही नहीं है। वह अभी आगे बढ़ी ही थी कि कुछ रिश्तेदार उन्हें और तारा को अपने साथ ले गए। रोहन मंजीत की ओर देखने लगा। भाई अब क्या करेंगे? मंजीत सोच में पड़ गया। देव कमरे में परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था और बार बार ऋषभ को फ़ोन लगा रहा था। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर यह इसकी कोई चाल हुई तो इस बार छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा। वह परेशान सा बिस्तर पर बैठ गया। मेरी किस्मत ही ख़राब है, जिसके भी करीब होता हूँ वही दूर हो जाता है। पहले कबीर, फिर मौली से भी दूर हो गया। अब जाकर मौली वापस आई है ज़िंदगी में तो ऋषभ का पता नहीं, शायद मैं ही मनहूस हूँ। मंजीत अब वहाँ कमरे के अंदर दरवाजे पर आ रुका। देव की उदासी देख वह खुद भी उदास हो गया। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और देव के पास आ गया। यह ले, जल्दी से सूट पहन ले, आज ऐसे खास मौके पर यूं ही घूमता फिरेगा क्या? देव, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? जब तक ऋषभ नहीं आएगा तब तक सगाई नहीं करूँगा। मंजीत चुपचाप उसे देखने लगा। देव, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं पीछे हटने वाला नहीं। कहते हुए उसने मंजीत के हाथ से सूट लेकर एक और रख दिया। मंजीत, मैं कुछ सोच रहा हूँ। देव,
क्या? मंजीत, यही कि आखिर तू ऋषभ के आगे कबीर को भूल ही गया। देव गुस्से में बोला, पागल हो गया है क्या? कबीर मेरे लिए हमेशा सबसे बढ़कर है। मंजीत, अच्छा, अगर आज कबीर तुझसे कुछ मांगता तो तू उसे देता? देव मायूस होकर बोला, वह मुझसे मेरी जान भी मांग लेता तो भी दे देता, लेकिन सबसे बुरी बात तो यही है कि वह हमारे बीच नहीं है। मंजीत, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा तो हम जानते हैं ना। वह तुझे और मौली को मिलाना चाहता था, पर तूने क्या किया? 3 साल तक मौली से दूर रहा। आज सगाई के साथ अपना रिश्ता बढ़ाने वाला है, कबीर की इच्छा पूरी करने वाला है, तो एक बार फिर पीछे हट रहा है। क्या यही दोस्ती है तेरी? देव, मैं कबीर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात तू भी जानता है, लेकिन क्या ऋषभ मेरा दोस्त नहीं है? उसने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है। आज जब मैं यह भी नहीं जानता कि वो किस हाल में है, कहाँ है, तो मुझसे कह रहा है कि मैं सगाई कर लूँ, खुशियाँ मनाऊँ। मंजीत, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तू खुशियाँ मना, लेकिन मौली भाभी की क्या गलती है? तू पहले भी उन्हें इंतज़ार करा चुका है और आज फिर पीछे हटने की बात कह रहा है। कितनी बेइज्जती होगी उनकी, उनके परिवार की और तेरे परिवार की भी। ऋषभ भी तो यही चाहता था कि तेरी शादी हो जाए। बाद में जब वह आएगा और उसे पता चलेगा कि तेरी सगाई नहीं हुई, तो क्या वो खुश होगा? देव, मैं सब समझता हूँ, पर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त मुझे कितनी घबराहट हो रही है मैं ही जानता हूँ। मंजीत, घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। तू कबीर के सपने को ऐसे नहीं तोड़ सकता, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। देव, लेकिन ऋषभ की भी तो ज़रूरत है ना। मंजीत ने अब काफ़ी देर तक उसे समझाने की कोशिश की, पर देव मानने को तैयार ही नहीं था। मंजीत, लगभग आधा घंटा हो चुका है तुझे समझाते हुए, अब सीधे मुद्दे की बात करूँगा और कोई बहस नहीं। तुझे आज ऋषभ और कबीर में से किसी एक को चुनना है। बहुत हो गया तेरा, आज फैसला जानना है मुझे तेरा। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। मंजीत दरवाजे पर गया कि रुक गया। मंजीत, मैं जानता हूँ कि तेरा फैसला क्या होगा, पर तूने मुझे यह कहने पर मजबूर कर दिया था। देव ने नम आंखों से मंजीत की ओर देखा। जब जानता ही है तो फिर सवाल ही क्यों? मेरे लिए कबीर से बढ़कर कुछ भी नहीं, खुद मैं भी नहीं। दोनों खामोश से एक पल एक दूसरे को देखते रहे। देव, मुझे इस सूट की भी जरूरत नहीं है वैसे। मंजीत यह सुनकर चौंका। क्या मतलब? तू आज सगाई में ऐसे ही चलेगा? देव मुस्कुराकर, नहीं, आज मैं इस खास मौके पर एक खास सूट पहनूंगा जो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत सूट होगा। मंजीत हैरानी से, ऐसा कौन सा सूट है? देव मुस्कुराकर, कबीर का सूट। भले ही कबीर मेरे पास ना हो, पर उसका एहसास तो मेरे साथ होगा। मंजीत मुस्कुराकर, वाह यार, मानना पड़ेगा, यह सही तरीका निकाला है तूने। देव, चल मेरी मदद तो कर दे। मंजीत और देव ने अब कबीर की अलमारी खोली और उसमें से कबीर का सबसे फेवरेट सूट निकाला। थोड़ी ही देर में देव वह सूट पहनकर आ गया। मंजीत उसे देखकर मुस्कुराया। एक जैसी कदकाठी होने का यहाँ इतना बड़ा फायदा मिला है तुझे। देव, वह तो है, पर मैं लग कैसा रहा हूँ? मंजीत, बहुत अच्छा लग रहा है। देव, कबीर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। मंजीत हंसकर, नहीं, कबीर से बेहतर तो कोई नहीं लग सकता। दोनों मुस्कुरा उठे और एक दूसरे के गले लग गए। कुछ ही पलों में उनकी हंसी गायब हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें उन्होंने फटाफट से साफ किया। मंजीत, सच्ची यार, इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार था मेरे कबीरे को। आज इतने खास दिन पर वह नहीं है, वरना कितना खुश होता तुझे ऐसे देखकर। देव, सही कहा तूने। मंजीत देव से दूर हुआ। मंजीत अब देव को कबीर की तस्वीर के पास ले गया। देख तो कबीरे, तेरा ये गधा कैसा लग रहा है? देव, इसमें पूछने की क्या बात है, कबीर तो हमेशा मेरी तारीफ ही करेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मंजीत, तू टेंशन मत ले, आ जाएगा ऋषभ, अभी वक्त है तेरी सगाई में। और अगर किसी काम की वजह से नहीं आ पाया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो सिर्फ सगाई है, शादी तो बाकी है ना। अगर वह आज नहीं आया तो हम दोनों मिलकर पहले तो उसे मारेंगे, फिर शादी से कुछ दिन पहले ही यहाँ लाकर बांध देंगे ताकि गायब ना हो जाए। देव, आइडिया तो अच्छा है तेरा, लेकिन पता नहीं मंजीत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मंजीत, फिलहाल इंतज़ार करेंगे उसका, देखते हैं क्या होता है। रॉय सर से भी नहीं पूछ सकते, वरना वो भी टेंशन में आ जाएंगे। तू चल बाहर, मैं बीच बीच में उसको फ़ोन करता रहूँगा, सब ठीक हो जाएगा। देव, काश ऐसा ही हो। दोनों कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर मुस्कान भले ही थी,
लेकिन मन में ऋषभ के लिए डर बना हुआ था। देव को उसके घर वाले और रिश्तेदारों ने घेर लिया। तारा, माँ दोनों ने देव को कबीर का सूट पहने देखा तो एक पल को हैरान रह गईं कि इसने अपना नया सूट क्यों नहीं पहना। मंजीत ने उनके पास आकर उसकी वजह बताई। माँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज यहाँ। देव अभी तक कबीर को अपनी यादों से नहीं निकाल पाया है और उधर ऋषभ बिना बताए गायब हो गया। तारा, तुम मौली के पास जाओ, उसे ले आओ और देखो तो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तारा दुखी मन से मौली के पास पहुंची। क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? तारा मुस्कुराकर, नहीं तो। मौली, तू जानती है ना कि तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। बता क्या हुआ। और मैंने ऋषभ को फ़ोन मिलाया पर वह तो उठा ही नहीं रहा। यहाँ आ गया है क्या? तारा, नहीं। उसने सारी बातें मौली को बता दी। मौली घबरा गई कि कहीं एक बार फिर वह देव को खो ना दे। तारा ने उसे समझाया कि मंजीत देव को समझा बुझा कर ले आया है और देव ने तो आज कबीर का सूट भी पहना है। मौली यह सुनकर मुस्कुराई। चलो, किसी बहाने ही सही, हमारा कबीर हमारे साथ तो है ना आज। तारा, हाँ। वह मौली के पास बैठ गई। मौली ने उसे शांत देखा तो बोली, कबीर की याद आ रही है तुझे? तारा यह सुनकर हंसी। और है भी क्या मेरे पास उसकी यादों के सिवाय? मौली, पता है जब मुझे पता चला था कि तू कबीर से प्यार करती है तो मैंने सोचा था कि कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हो जाए, लेकिन। मौली अब चुप हो गई। तारा, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। और आज कैसी बात कर रही है तू? अरे आज तो तेरा सपना पूरा होने जा रहा है, फिर 1 महीने बाद शादी। चल, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देव भले ही लोगों के बीच खड़ा था पर उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर आ रुकती। कभी वो दरवाजे को देखता तो कभी एक ओर लगी कबीर की तस्वीर को देखता। वह मन ही मन सोच रहा था, देखा कबीर, यह भी तुझ जैसा धोखेबाज ही निकला। पहले तो कहा था कि पक्का आऊँगा और अब है कि आना तो दूर, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उसने मंजीत की तरफ देखा। मंजीत ने उदास हो एक बार फिर ना में सिर हिला दिया। माँ काम का बहाना कर अपने कमरे में आ बैठी। उन्हें ऋषभ के लिए बहुत चिंता हो रही थी। कम से कम एक फ़ोन तो कर सकता था। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ऐसी हालत में कैसे खुश होने का नाटक करूं जब एक बच्चे की कोई खबर ही नहीं है। तभी रोहन आया। माँ, भाभी आ गई हैं, जल्दी चलिए। माँ, ऋषभ का फ़ोन आया? रोहन, नहीं, मंजीत भाई बार बार कोशिश कर रहे हैं। माँ यह सुनकर बुरी तरह निराश हो गई। रोहन, माँ संभालो, आज देव भाई की सगाई है, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। वो माँ को बाहर ले गया। उधर मौली ने देव को देखा तो एक ही बार में समझ गई कि वह किस पशुपेश में फंसा पड़ा है। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मौली ने देखा कि सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में उदासी और घबराहट थी। देव ने मौली को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे कि वह उससे ऋषभ की शिकायत कर रहा हो कि देख लो, यह भी धोखेबाज निकला। मौली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में देव की सगाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। देव की नज़रें अभी भी बार बार दरवाजे पर थीं। मौली उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो रही थी। मंजीत अब घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और रास्ते की तरफ देखने लगा कि कहीं दूर से ऋषभ उसे आता दिखाई दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मंजीत की आंखें भर आईं। कहीं मैंने वही गलती दोबारा तो नहीं कर दी। उस रोज़ मैंने कबीर को वो रूम चेक करने से रोका था। इस बार भी जब देव ऋषभ को जाने नहीं दे रहा था तब मैंने ऋषभ का ही साथ दिया था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे पास सिवाय पछताने की कोई चारा ना हो? वह अब एक और निराश बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अंदर जाने की। कैसे सामना करेगा देव की नज़रों का जो बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रही थी। मंजीत ने अब दोबारा फ़ोन किया लेकिन ऋषभ ने फिर फ़ोन नहीं उठाया। वह निराश सा वापस लौटा कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मंजीत ने अपने फ़ोन को देखा। थोड़ी देर बाद वह अंदर आया और सीधे देव की तरफ बढ़ा। उसने देव को एक तरफ आने का इशारा किया। देव जल्दी से उठकर उसकी तरफ चला गया। उन दोनों को साथ जाते देख तारा, माँ, रोहन भी उस ओर बढ़ चले। देव, क्या हुआ? वह आ रहा है ना? माँ, ऋषभ ठीक तो है? मंजीत मुस्कुराकर, हाँ सब ठीक है। अभी ऋषभ का मैसेज आया था कि वह किसी जरूरी काम में वापस चला गया है। उसने सभी से माफ़ी मांगी है। यह सुनकर तारा, रोहन, माँ ने राहत की सांस ली। लेकिन देव को बहुत गुस्सा आया। इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था फिर? तूने पूछा नहीं उससे? मंजीत, पूछा था। उसने बताया कि सब कुछ अचानक हुआ, कि वह फ़ोन नहीं कर पाया और उसका फ़ोन गलती से साइलेंट मोड पर चला गया तो उसे पता ही नहीं चला हमारे फ़ोन कॉल्स का।
देव, हद होती है लापरवाही की। यहाँ हम सब इतने परेशान थे और उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि कम से कम एक फ़ोन तो कर देता। उसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। उसे क्या लगता है उसके बिना सगाई नहीं करूँगा? करूँगा और हंसी खुशी करूँगा। जिसे मेरी खुशी में शामिल होना है वह आए और जिसे नहीं होना है वह ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? शुक्र है कि वह ठीक है। चलो अब सगाई का काम खत्म करते हैं, उसके बाद हम सब ऋषभ को मिलकर डांटेंगे। सभी देव को लेकर चले गए। मंजीत ने राहत की सांस ली और कबीर की फोटो की ओर देखा। तू यहाँ होता ना तो इसकी नौबत आती ही नहीं कभी। वह उन लोगों के पीछे पीछे चला गया। देव अब सभी लोगों से हंस बोल रहा था। मौली ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? देव ने उसे सब कुछ कह सुनाया। जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं। मैं क्यों उदास हूँ? वैसे भी मुझे अब कोई उम्मीद नहीं किसी से। मैं ही बेवकूफ़ था जो उससे अटैच होने लगा था, पर मैं भूल गया था कि वह कबीर जैसा दिखता है, उसके जैसा है नहीं। अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास जिन्हें होना चाहिए था वो हैं तुम, तारा, मंजीत, रोहन और माँ। कबीर तो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तुम भी खुश रहो क्योंकि हमारे पास अब उदास होने की कोई वजह नहीं। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पूरे कार्यक्रम के दौरान देव अब शांत और मुस्कुराता रहा। सभी लोग उसे यूं देखकर मुस्कुरा रहे थे कि चलो कम से कम देव दुखी तो नहीं है। मौली और देव ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और मुस्कुरा दिए। आज दोनों एक रिश्ते में बंध ही गए थे जो शादी के बाद और भी मजबूत होने वाला था। कार्यक्रम खत्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी। देव काफ़ी देर तक अपने घर वालों के पास बैठा रहा, उनसे बातें करता रहा। फिर थका हुआ सा कबीर के कमरे में आ बैठा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में आंसू आ गए। बस अब और नाटक नहीं कर सकता मैं। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो ऋषभ ने मुझसे किया वादा तोड़ दिया? क्या मैं उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? इतनी भीड़ के बावजूद भी मैं आज कितना अकेला था, ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं तुझे ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा ताकि तू दोबारा मुझे चोट पहुँचा सके। देव की आंखों से जैसे ही आंसू बहने को हुए तो उसने झट से उन्हें पहुँच लिया। अब और नहीं, अगर तुझे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। उसने कबीर की फ़ोटो को उठाया और गले से लगा लिया। तूने देखा ना कि क्या हुआ आज? तू होता ना तो कोई भी मुझे ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाता। सभी तेरे ना होने का फ़ायदा उठाते हैं। उधर मंजीत कमरे के बाहर खड़ा देव की बात सुन रहा था। वह अब टेरेस पर आ बैठा। उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया था। उसने जब खुद को वहाँ अकेला देखा तो अपनी बेबसी पर रो पड़ा।